गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है मूल कंसेप्ट से ही है, ये हमारा अगला जो टॉपिक है आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। बच्चों, अब ये दो लेक्चर हमारे बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ईयर जब तुम 12th में हो जाओगे उस टाइम पे एक पूरी यूनिट आएगी इसके ऊपर, सॉल्यूशन यूनिट, और वो कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ रिलेट करेगी। बच्चों बहुत अच्छे से समझना है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, आपको अच्छे से समझ में आएगा मन से अगर आप इस टॉपिक में समझने की कोशिश करोगे। चलो बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्या होता है सॉल्यूशन? बच्चों सॉल्यूशन होता है द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्यूशन बोलते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर दो नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है यहां तक की बात। अब मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे सामने कुछ मिक्सचर बनाए बच्चों। एक तो ये बनाया जिसमें शुगर और वाटर है, शुगर प्लस वाटर है। एक ये बनाया जिसमें सैंड और वाटर है। एक ये बनाया जिसमें अमोनिया गैस को डिसोल्व किया गया है पानी के अंदर, अमोनिया NH3 प्लस वाटर। और मैंने तुमसे पूछा कि इनमें से सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो बच्चों सॉल्यूशन के लिए जरूरी चीजें क्या हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सबसे पहला देखता हूं क्या शुगर और वाटर का होमोजीनियस मिक्सचर बनता है? होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। इसका मतलब शुगर की जो मात्रा है वो हर जगह बराबर हो, शुगर अच्छे से डिजोल्व हो जाए पानी के अंदर, पूरी तरह से सोल्यूबल हो जाए, तो कहीं ना कहीं होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो बच्चों ये वाला हमारा सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है। ये हमारा जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस है। ठीक है यहां तक की बात। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कंपोनेंट नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। ये जो दो कंपोनेंट है ना, ये दोनों आपस में इनकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। और जब शुगर को पानी में मिलाते हैं ना बच्चों, तो शुगर और पानी की आपस में रिएक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये दोनों नॉन रिएक्टिंग भी है। और अगर होमोजीनियस और नॉन रिएक्टिंग है तो बच्चों ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है अगले पे आते हैं, सैंड प्लस वाटर क्या होमोजीनियस है? तो मिट्टी को जब पानी के अंदर घोलते हैं तो बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता, हेट्रोजीनियस बनता है। हर जगह कंपोजिशन बराबर नहीं होती, मिट्टी पूरी तरह से वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती। तो मैं ये कहूंगा होमोजीनियस नहीं है। और अगर होमोजीनियस नहीं है तो ये सॉल्यूशन भी नहीं है, नॉट ए सॉल्यूशन। ये एक मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, अमोनिया और वाटर को अगर मैं घोलता हूं तो बच्चों अमोनिया और वाटर आपस में घुल जाते हैं, मतलब कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस बनते हैं जब भी इन दोनों को मिलाते हैं, क्योंकि अमोनिया पानी के अंदर सोल्यूबल होती है। लेकिन बच्चों जैसे ही अमोनिया को पानी के अंदर डालते हैं ना, पानी के अंदर डालते हैं तो एक रिएक्शन हो जाती है दोनों के बीच में और ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब होमोजीनियस तो था लेकिन दोनों के बीच में क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। और अगर रिएक्शन हो गई ना तो बच्चों मैं ये कहूंगा ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन नहीं है। और वजह क्या है? दोनों कंपोनेंट ने आपस में रिएक्शन कर ली है, ये वजह है इसके सॉल्यूशन ना होने की। ये वाला सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन इसलिए था क्योंकि होमोजीनियस भी था और दोनों कंपोनेंट नॉन रिएक्टिंग थे। अब सुनो देखो, सॉल्यूशन के
सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं, जो दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन को बनाने वाले, ठीक है, वो जो दो कंपोनेंट होते हैं ना बच्चों, वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट, ठीक है। सॉल्यूशन को बनाने वाले दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है और दूसरा क्या है? सोलवेंट है। यानी कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक शुगर है और एक पानी है, वाटर है। अब इसमें सोल्यूट कौन होगा, सोलवेंट कौन होगा, ये हम पता करेंगे। ऐसे ही नहीं बता देंगे हम सोल्यूट ये है, सोलवेंट ये है। सोल्यूट सोलवेंट फिक्स नहीं होते, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन हमारा किस तरीके से बन रहा है, किसका अमाउंट ज्यादा किसका अमाउंट कम है, कौन सॉलिड स्टेट में कौन लिक्विड स्टेट, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, फिर हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ये सोल्यूट होगा ये सोलवेंट होगा। अब बच्चों हमारे सामने जो अगली बात आ रही है वो ये है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम सोल्यूट और सोलवेंट को कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अगली बात। अगला है सोल्यूट एंड सोलवेंट आइडेंटिफाइड बाय फॉलोइंग मेथड। कुछ मेथड है उनका यूज करके हम पता लगाएंगे कि सोल्यूट कौन होगा और सोलवेंट कौन होगा। पहला मेथड, सबसे पहला मेथड है बच्चों अमाउंट मेथड। अमाउंट मेथड, अमाउंट मेथड। अब ये अमाउंट मेथड क्या है समझना ध्यान से बच्चों। मैंने क्या किया, मैंने ले लिया इथेनॉल, जानते हो इथेनॉल के बारे में तुम, और मैंने ले लिया वाटर, दोनों को आपस में मिला दिया। इथेनॉल लिया बच्चों मैंने 20 ग्राम, पानी लिया 30 ग्राम, ठीक है। अच्छा जो ये इथेनॉल है ना लिक्विड स्टेट में होता है और पानी भी तुम जानते हो लिक्विड स्टेट में होता है, दोनों को मिलाया तो बच्चों बना हमारा सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बनाना वो भी लिक्विड स्टेट में ही बनेगा क्योंकि ये दोनों लिक्विड है, तो इन दोनों से बनने वाला सॉल्यूशन भी कैसा होगा? लिक्विड होगा। अब बच्चों अगर हम यहां पे सोल्यूट और सोलवेंट पता लगाएं कि कौन सोल्यूट होगा कौन सोलवेंट होगा, कैसे पता लगाएंगे? देखो सुनो ध्यान से। सबसे पहला जो तरीका है हमारा सोल्यूट सोलवेंट पता करने का, उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि उस सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट है उन दोनों कंपोनेंट की स्टेट क्या है। अगर दोनों कंपोनेंट की स्टेट एक जैसी है, सेम स्टेट वाले हैं, तो बच्चों हम अमाउंट मेथड से पता लगा सकते हैं वहां सोल्यूट कौन है सोलवेंट कौन है। देखो क्या इस मेथड की एक कंडीशन है क्या? इफ स्टेट, स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, इफ स्टेट ऑफ टू कंपोनेंट are same then the component taken in higher amount is solvent and the component in lower amount is solute। सही बात है बच्चों। अगर दोनों की स्टेट एक जैसी है, सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट है अगर उन दोनों की स्टेट सेम है बच्चों, तो उस टाइम पे हम अमाउंट से चेक करेंगे कौन सोल्यूट कौन सोलवेंट। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या होगा? सोलवेंट। जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा? सोल्यूट। ठीक बात है यहां तक। अगर इस सॉल्यूशन ऐसे बनता कि इथेनॉल प्लस वाटर दोनों से बना एक सॉल्यूशन, और इथेनॉल लिया मैंने 40 ml और पानी लिया मैंने 20 ml, ठीक है।
अब इथेनॉल हम जानते हैं लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है। सबसे पहली बात, दोनों की स्टेट सेम है तो हम अमाउंट मेथड लगा सकते हैं। अमाउंट मेथड अगर लगाएंगे तो बच्चों ये देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, यहां हमसे वेट नहीं दिया, अब वॉल्यूम दिया है। बच्चों अगर अमाउंट मेथड जो है ये हमारा, ये वॉल्यूम की टर्म में भी यूज हो सकता है। अगर तुम्हें कभी भी वॉल्यूम दे देता है दोनों कंपोनेंट का, तो जिसका ज्यादा वॉल्यूम होगा वो सोलवेंट, जिसका कम वॉल्यूम होगा वो सोल्यूट होगा। तो बच्चों ये ज्यादा है तो ये क्या हुआ, सोलवेंट, ये कम है तो ये क्या होगा, सोल्यूट। अच्छा तुमने सुना है ना, तुमने सुना है 22 कैरेट गोल्ड के बारे में, सुना है? 22 कैरेट गोल्ड भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और 22 कैरेट गोल्ड बनाया कैसे जाता है? 22 ग्राम, 22 ग्राम होता है गोल्ड, 22 ग्राम तो होता है गोल्ड, और 2 ग्राम होता है या तो कॉपर या हमारे पास सिल्वर। ठीक है, जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट की गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि गोल्ड जो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो क्या करते हैं, उससे अलॉय बनाते हैं। ठीक है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ, और 2 ग्राम हम मिलाते हैं कॉपर का या सिल्वर का, 22 ग्राम गोल्ड का बनाते हैं, इससे बनता है 22 कैरेट गोल्ड। ये ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये सॉल्यूशन है। अब बताना जरा सोल्यूट कौन होगा, सोल्वेंट कौन होगा? पहली बात तो ये क्या अमाउंट मेथड यहां लगा सकते हैं? तो देखेंगे हम, गोल्ड की स्टेट क्या है, सॉलिड, और कॉपर और सिल्वर की स्टेट भी क्या है, सॉलिड। अगर दोनों कंपोनेंट की स्टेट सेम है तो हम लगा सकते हैं अमाउंट मेथड। अब इस अमाउंट मेथड में जिसका अमाउंट ज्यादा वो सोलवेंट, जिसका अमाउंट कम वो क्या होगा, सोल्यूट। तो बच्चों ये सोल्यूट होगा गोल्ड, यहां क्या होगा, सोलवेंट। क्लियर है यहां तक की बात? ये था बच्चों हमारा पहला मेथड, जिसको हमने नाम दिया अमाउंट मेथड। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा मेथड। देखो जरा ध्यान से बच्चों, दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है फेज मेथड। फेज का मतलब स्टेट ही होता है, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। फेज मींस स्टेट। अगला जो हमारा मेथड है बच्चों वो है फेज मेथड। अब तुम्हें मैं है ना एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ध्यान से समझना बच्चों। मैंने शुगर को और पानी को आपस में मिलाया और दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना लिया। चीनी को पानी के अंदर मिला दिया मैंने। ठीक है, चीनी को पानी के अंदर मिलाने पे मैंने क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन बना ना बच्चों, उन दोनों से जो सॉल्यूशन बना, सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि वो जो सॉल्यूशन बना है उसकी स्टेट क्या है, उसकी फेज क्या है। तो बताओ, चीनी को जब पानी के अंदर घोल देते हैं तो घोलने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो सॉलिड बनेगा, लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा? तो सीधी सी बात है, तुम समझ सकते हो बड़े आराम से कि वो क्या बना है, लिक्विड बना है। ठीक है, अब इन दोनों की स्टेट क्या है? शुगर किस स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है, और पानी किस में होता है, लिक्विड में होता है। बच्चों तुम्हें बताता हूं मैं, ये जो सेकंड वाला मेथड है कब हम यूज करेंगे, जब दो कंपोनेंट जिनसे सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उन दोनों की स्टेट अलग अलग हो। देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। अभी तक हमने सेम स्टेट वाले कंपोनेंट लिए थे। अगर कंपोनेंट की स्टेट अलग अलग होती है तो उस टाइम पे हम फेज मेथड यूज करेंगे। और फेज मेथड क्या कहता है कि फेज मेथड ये कहता है जब दोनों कंपोनेंट की स्टेट अलग अलग हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सोल्यूट कौन, सोलवेंट कौन? उस टाइम पे हमें यह देखना पड़ेगा सॉल्यूशन की स्टेट क्या है। बच्चों सॉल्यूशन की स्टेट लिक्विड है। अगर सॉल्यूशन की स्टेट लिक्विड है ना बच्चों, तो इन दोनों में जो लिक्विड होगा
वो सोलवेंट होगा। मेरे कहने का मतलब सॉल्यूशन की स्टेट किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी किसको? सोलवेंट को रिप्रेजेंट करेगी। सॉल्यूशन की जो भी स्टेट होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? सोलवेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में लिक्विड कौन है? वाटर। तो ये हुआ सोलवेंट और ये क्या हुआ? सोल्यूट हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? चाहे अमाउंट कुछ भी लिया हुआ हो, हमें तो देखनी है सॉल्यूशन की स्टेट। जो भी सॉल्यूशन की स्टेट होगी उसी बेस पे हम सोलवेंट और सोल्यूट पता कर लेंगे। तो बच्चों फेज मेथड क्या है? इफ स्टेट of two component are different, then the component then the state of solution denote for solvent। ठीक है, सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वही स्टेट किसकी होगी? सोलवेंट की होगी। क्लियर है यहां तक की बात? एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों मैं हाइड्रस सॉल्ट का। हाइड्रस सोल्ट सुना होगा तुमने, हाइड्रस सोल्ट के बारे में। हाइड्रस सोल्ट एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास सोल्ट था जो हम घर में यूज करते हैं। जैसे जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कई बार सब्जी के अंदर नमक कम होता है तो हम मंगा लेते हैं कि नमक ला दो हमें। अब वो नमक या वो सोल्ट बाहर ही रखा रह गया रात भर। मान लो हमने मंगाया था और वो किसी भी एपरेटस के अंदर रखा हुआ था और बाहर ही रखा रह गया वो। ठीक है, सुबह जब हमने उठ के देखा ना तो वो थोड़ा सा वेट हो जाता है। वेट क्यों हो जाता है? क्योंकि सोल्ट जो होता है ना, वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाता है। ऐसे सोल्ट को हम बोलते हैं हाइड्रस सोल्ट। वो सोल्ट जो थोड़ा वेट हो गया है उस सोल्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रस सोल्ट। अब बच्चों इस हाइड्रस सोल्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सोल्ट है हमारा और एक वाटर है। ठीक है, अब जो सोल्ट है उसकी स्टेट तो है सॉलिड और जो वाटर है उसकी स्टेट है लिक्विड। दोनों की स्टेट अलग अलग हो गई तो फेज मेथड यूज करेंगे हम। अब फेज मेथड क्या कहता है कि इन दोनों में साल्ट और वाटर में सोलवेंट वो होगा जिसकी स्टेट मैच करेगी सॉल्यूशन के साथ। अब मुझे बताओ, वो सोल्ट जो वेट हो गया है, जो सुबह हमने उठ के देखा जो वेट हो गया है, उसकी स्टेट क्या है? वो लिक्विड है या सॉलिड है? तो बच्चों रहता तो अभी भी वो सॉलिड ही है। कैसा रहता है? सॉलिड रहता है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड स्टेट है ये किसको डिनोट करेगी? सोलवेंट को। अब इन दोनों में ये देखो सॉलिड कौन है? सॉलिड सॉल्ट है। तो बच्चों ये क्या हुआ? सोलवेंट। ये क्या हुआ? सोल्यूट। अब तुम ये मत समझना कि अगर कभी भी सोल्ट को पानी के अंदर मिलाएंगे तो सोल्ट होगा सोलवेंट और पानी होगा सोलवेंट। नहीं बच्चों, हमें ये देखना है कि सोल्ट और पानी जब आपस में मिला रहे हैं तो बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसकी स्टेट क्या है? बनने वाले सॉल्यूशन की स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। अगर तुम थोड़ा सा नन्ना सा सोल्ट मिला रहे हो पानी के अंदर तो बच्चों सॉल्यूशन की स्टेट कैसी होगी? लिक्विड। अगर सोल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है, थोड़ा सा पानी मिला रहे हो बहुत सारे सोल्ट के अंदर, उस टाइम सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी? सॉलिड होगी। तो बच्चों इस टाइम पे सोल्यूट और सोलवेंट भी चेंज हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? चलो तो बच्चों, अब ये था हमारा दूसरा मेथड। अब एक लास्ट मेथड और बचता है सोल्यूट और सोलवेंट पता करने का। देखो जरा ध्यान से, लास्ट मेथड क्या है? लास्ट मेथड है बच्चों नंबर 3, डेंसिटी मेथड। डेंसिटी मेथड ये कब यूज किया जाता है? बच्चों अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि इथेनॉल लिया हुआ है मैंने और पानी लिया हुआ है और इन दोनों से एक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, और हम जानते हैं इथेनॉल होता है लिक्विड
पानी होता है लिक्विड, इससे बनने वाला सॉल्यूशन भी कैसा होता है, लिक्विड। ठीक है। अच्छा, अगर कभी भी ऐसा सॉल्यूशन दे रखा हो तो तुम अमाउंट मेथड से पता करोगे या फेज मेथड से पता करोगे? फेज मेथड से तो पता कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों की स्टेट क्या है, लिक्विड, और सॉल्यूशन की स्टेट भी क्या है, लिक्विड। तो फेज मेथड तो हमें कोई आइडिया दे ही नहीं पाएगा। इस टाइम पे हम अमाउंट मेथड यूज करते थे, है कि नहीं? लेकिन बच्चों इसमें क्या किया, ये ले लिया 20 ml और ये भी ले लिया 20 ml, दोनों का अमाउंट बराबर ले लिया और पूछा सोल्यूट बताओ और सोलवेंट बताओ। बच्चों ये लास्ट स्टेज है। देखो अभी तक हमने हर चीज के बारे में समझ लिया था, लेकिन ऐसा अगर कभी हमारे सामने कंडीशन आ गई तो हम कैसे पता करेंगे सोल्यूट कौन और सोलवेंट कौन? तो बच्चों इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इस कंडीशन में हम दोनों की डेंसिटी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे एक जनरल सी बात होती है। जनरल सी बात क्या है कि हमारे पास तीन चीजें होती है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तुम जानते हो सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल नजदीक नजदीक रहते हैं, इसका मतलब एक छोटी सी जगह में सॉलिड का मास ज्यादा होता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में सॉलिड का मास ज्यादा होता है। इसका मतलब सॉलिड की डेंसिटी जो है वो हाई होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे लो होती है, और इन दोनों के बीच की किसकी होती है, लिक्विड की होती है। ठीक है बच्चों, अगर कभी भी मैं एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाता हूं, अपने दिमाग में कोई एग्जांपल कंसिडर करो, सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हो। मैंने एक एग्जांपल कंसिडर किया कि मैंने चीनी को पानी के अंदर मिला दिया। अब चीनी को पानी के अंदर मिलाएंगे तो बनने वाला सॉल्यूशन मेनली कैसा होता है, बनने वाला सॉल्यूशन मेनली लिक्विड होता है। चीनी को जब पानी में मिलाते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन मेनली लिक्विड होता है, और उस टाइम में हमारा सॉल्वेंट कौन था, उस टाइम में हमारा सॉल्वेंट लिक्विड था। और बच्चों सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है, हाई होती है। बच्चों अगर ऐसी कंडीशन कभी आ जाए ना, तो जिसकी डेंसिटी हाई होगी ना वो हमेशा होगा सोल्यूट, और जिसकी डेंसिटी लो होगी वो हमेशा होगा सोलवेंट। तो मैं यहां लिख देता हूं, इफ amount and phase of two component are same, then the component having higher density is solute, and the component having lower density is solvent। ठीक है बच्चों, वो क्या होगा, सोलवेंट होगा जिसकी लोअर डेंसिटी होगी। अब हम डेंसिटी कैसे पता करें? बच्चों मैं एक छोटा सा डाटा दे रहा हूं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 केल्विन। ठीक है। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब पानी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इथेनॉल से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब डेंसिटी हाई है, हाई डेंसिटी। जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है उसकी डेंसिटी लो होती है। ऐसे ऐसे डाटा तुम्हें मिलेंगे वहां पे, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट वो देगा, तुम्हें याद नहीं करनी है अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाती है। अच्छा बच्चों, तो ये क्या हुआ बच्चों, हाई डेंसिटी वाला तो क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, और ये क्या हुआ हमारे पास, ये सोलवेंट हुआ। ठीक है। तो यहां तक की बात थी। हम देखो बड़े आराम से हम सोल्यूट सोलवेंट पता कर सकते किसी भी सॉल्यूशन में। अब चाहे मैं दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन तुम्हें दूं, तुम बड़े आराम से बता दोगे सोल्यूट कौन और सोलवेंट कौन। चलो ठीक है बच्चों, साफ कर देते हैं इसको। अब हम चलते हैं अगली बात के ऊपर हमारी।
छोटी छोटी बातें और बता रहा हूं बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। आज तो हम सॉल्यूशन के बारे में बेसिक पढ़ रहे हैं। देखो अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन की मैं टाइप पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें, वो दो बेस पे पढ़ा रहा हूं। पहला क्या है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के बेस पे। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के बेस पे, ठीक है। सोलवेंट के बेस पे बच्चों दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है बच्चों नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, सोल्यूट के बेस पे तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा हमारे पास होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इन्हीं के बारे में बताता हूं मैं तुम्हें, वन बाय वन समझना। देखो बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये टर्म यूज होगी और जब यूज होगी ना तो हमें न्यूमेरिकल को पकड़ने के लिए ये आना चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के बेस पे। जो सोलवेंट के बेस पे हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उनमें सबसे पहला जो है वो है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, देखो ध्यान से, एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा। एक्वस, देखो बच्चों, एक्वस जो स्टार्ट हो रहा है ना कहीं एक्वा वर्ड से हो रहा है और एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट पानी हो, सोलवेंट वाटर हो, उसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। यहां लिख देता हूं बच्चों में, द सॉल्यूशन इन विच solvent is water is known as aqueous solution। एग्जाम्पल अगर लेता हूं मैं बच्चों, तो सुगर प्लस वाटर, सुगर को पानी में मिला दो, पानी सोलवेंट होगा। सॉल्ट प्लस वाटर, साल्ट को पानी के अंदर मिलाया तो पानी सोलवेंट होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट क्या हो? पानी हो, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा पढ़ते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? देखो बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच solvent is other than water, solvent is other than water is known as non aqueous solution, known as non aqueous solution। सही है। जैसे सुगर या सोल्ट को मैंने मिला दिया, सुगर को ही मिला दिया, सुगर को मिला दिया मैंने बेंजीन के अंदर, ठीक है। सुगर को मैंने मिला दिया इथेनॉल के अंदर, तो बच्चों यहां सोलवेंट पानी के अलावा कोई दूसरा है तो मैं क्या कहूंगा? ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। सही बात है, यहां तक की क्लियर है। अब हम समझते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के बारे में। चलो देखो ये क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के बेस पे। अभी हमने सोलवेंट देखा था, अगर सोलवेंट पानी था तो एक्वस, सोलवेंट पानी के अलावा कोई दूसरा था
तो नॉन एक्वस। अब सोल्यूट के बेस पे देखते हैं बच्चों, एक बात समझना ध्यान से। मेरे पास 100 ग्राम पानी था, ये क्या था? 100 ग्राम वाटर, सही बात है। और मैंने अपनी तरफ से मान लिया, ये मैं वैसे ही कंसिडर कर रहा हूं, हाइपोथेटिकली बनावटी तौर पे कंसिडर किया मैंने कि इस 100 ग्राम पानी में ज्यादा से ज्यादा 36 ग्राम शुगर घुल सकती है। ये मैंने अपनी तरफ से कंसिडर किया है बच्चों, माना है अपनी तरफ से कि 36 ग्राम शुगर घुल सकती है 100 ग्राम पानी के अंदर। ठीक है बच्चों, ये मैंने मान लिया। अब मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, मैंने एक सॉल्यूशन जो बनाया वो कैसे बनाया? मैंने बनाया ऐसे कि 100 ग्राम पानी और उसमें 10 ग्राम चीनी को डिजोल्व किया। अब बच्चों सोल्यूट तो सीधी सीधी सी बात है, शुगर सोल्यूट हुआ और ये क्या हुआ? सोलवेंट हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस सॉल्यूशन के अंदर मैं और चीनी घोल सकता हूं? क्या मैं और सोल्यूट घोल सकता हूं इसमें? तो मेरा जवाब क्या होगा? बिल्कुल घोल सकते हैं, क्योंकि 100 ग्राम पानी के अंदर मैक्सिमम मैं कितनी शुगर डिजोल्व कर सकता हूं? 36 ग्राम शुगर डिजोल्व कर सकता हूं। तो बच्चों ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहला जो है हमारा वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन in which more solute will dissolve is known as unsaturated solution। क्या बोलेंगे इसको? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे इस वाले सॉल्यूशन में मैं और ज्यादा चीनी घोल सकता हूं। अगर मैं चीनी यहां 20 ग्राम ले लेता तो भी अनसैचुरेटेड होता, 30 ग्राम ले लेता तो भी अनसैचुरेटेड होता कि नहीं होता बच्चों? अगर 36 ग्राम ही ले लेता तो क्या अनसैचुरेटेड होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 36 ग्राम मैक्सिमम अमाउंट होता है चीनी का घुलने का 100 ग्राम पानी के अंदर, और हम नहीं घोल सकते। तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा बच्चों कि ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड नहीं है। अनसैचुरेटेड कब होगा? जब 36 ग्राम से कम शुगर घुली हुई होगी 100 ग्राम पानी के अंदर। सही बात है यहां तक? अब सुनो अगली बात। दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है बच्चों? मैंने एक सॉल्यूशन बनाया कुछ इस तरीके से कि 100 ग्राम पानी लिया, 100 ग्राम पानी लिया और उस 100 ग्राम पानी के अंदर 36 ग्राम चीनी को घोल दिया। क्या और ज्यादा चीनी घुल सकती है? क्या और ज्यादा सोल्यूट घुल सकता है? नहीं घुल सकता, क्योंकि 100 ग्राम के अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम ही घुल सकती है। तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन बना है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। क्या डेफिनेशन होगी? द सॉल्यूशन in which no more solute will dissolve is known as saturated solution। सही है? इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों सुपर सैचुरेटेड क्या होगा? अब किसी ने हमसे कहा कि भाई 100 ग्राम के अंदर 36 ग्राम चीनी घुल सकती है, लेकिन हमें 36 से ज्यादा घोलनी है। 36 से ज्यादा मैं कैसे घोल सकता हूं? मैंने इसमें मान लो 38 ग्राम चीनी डाल दी और मैंने हीट कर दिया, गर्म कर दिया। अगर मैं गर्म कर दूंगा ना बच्चों तो 38 ग्राम शुगर भी डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि गर्म करने से क्या होता है? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ये जो वाटर के पार्टिकल है इनके बीच में वैकेंट स्पेस बढ़ेगा। वैकेंट स्पेस बढ़ेगा तो ज्यादा चीनी घुल सकती है। तो बच्चों 36 ग्राम
से ऊपर अगर मैं घोल देता हूं, और वो कैसे घोलूंगा? बाय हीटिंग, तो वो जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ वी डिजोल्व solute in a saturated solution by heating, then the formed solution is known as super saturated solution। ठीक है बच्चों? तो बच्चों देखो, हमने अभी आज क्या पढ़ा है? सॉल्यूशन के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी हैं। सोल्यूट सोलवेंट कैसे पता करते हैं, और सॉल्यूशन की टाइप पढ़ी है। इनके अलावा और भी बहुत सारी टाइप होती है सॉल्यूशन की, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के बेस पे भी होती है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे हमारी 12th क्लास के अंदर। अभी जो सॉल्यूशन के बारे में बेसिक चीजें थी वो हमने आज पढ़ी है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना बच्चों, वो नेक्स्ट लेक्चर इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड है। जब तक हमें सोल्यूट सोलवेंट के बारे में नहीं पता होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, हम न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, बड़ा लेक्चर होगा, लेंथ काफी बड़ी होगी उसकी, वो इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। थैंक यू।